और अब रुक करेंगे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, आपने राजस्थान पूरा कवर किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी आप गई थी। क्या फैक्टर आप देख रहे हैं राजस्थान के चुनाव में और तेलंगाना में भी, खास करके वो मंडी जब आप पहुंची वहां पर एक अलग तरह का इक्वेशन दिखा कि दिल्ली में हमें ये चाहिए लेकिन हमें यहाँ पर तेलंगाना में, हैदराबाद में यही नेता चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जब हम एग्जिट पोल के दिन या कुछ क्षणों पहले आपसे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम एग्जिट पोल या जो सार निकालते हैं कि चुनाव में क्या रहा, वो जनता से निकालते हैं, वही जनता जो वोट करती है। राजस्थान में जनता चुप थी, साइलेंट थी, और यहां तक कि ग्रामीण हो चाहे शहरी वोटर हो वो साइलेंट था, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। यही वजह है कि कुछ भी, बार बार ये कहा जा रहा है, अगर राजस्थान का क्योंकि आपने जिक्र किया, कि कुछ भी हो सकता है। 0.75% जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो ऐसा स्विंग है कि वो किसी भी करवट बैठ सकता है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि वोटर चुप था, साइलेंट था, उसको मन में पता है उसको क्या करना है। यही वजह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आफ्टर इलेक्शंस ये रियलाइज करती है कि हम आगे हैं, पीछे हैं, कहां पे आगे, वो अभी तक खुद रियलाइज नहीं कर पा रहे, जो कि दिग्गज थे दशकों से राजनीति में। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में तब पहुंची जब चुनाव पीक पर था। राजस्थान के चुनाव हो चुके थे और आप एक शब्द पूछेंगे किसी वोटर से, वो आपको पूरा एक पैराग्राफ बताएगा। वो ये बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, हमने क्या सोच रखा था और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से। और देखिए, मैं अर्बन इलाके में भी गई, मैं मुख्यमंत्री के गांव में भी गई, मैं मंडी में भी गई, जहां पर सिर्फ एक नॉर्मली अगर हम किसान की बात करें या मंडी में जो सब्जी बेचते हैं उनकी बात करें, उसको क्या मतलब है कि हमारा एमएसपी, हम किसान हैं, हमारी जाति प्रजाति, हमें कौन, हमारे खेत, लेकिन उनको दुनियादारी से मतलब था। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फैमिली की पार्टी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड हमने दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें 10 साल का बदलाव चाहिए। तो देखिए, अब बात यह है कि वोटर कितना एक्सप्रेसिव था या नॉन एक्सप्रेसिव था। यही वजह है कि तेलंगाना में फिर भी पॉलिटिकल पार्टी खुलकर बता रही है कि किसकी सरकार आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं बताया जा रहा, खास तौर पर राजस्थान में। अब हम हर जगह गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी है, और इस बार ये कहा गया, इस बार ये नहीं कहा गया कि मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, इस बार कहा गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव हो रहा है। अर्थात लोगों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर ही चुनाव देखा। तो जहां पर राष्ट्रवाद की बात आई, सनातन की बात आई, जो जहां पर वोट स्विंग हुए, जहां पर वोट बदले, वो सनातन और राष्ट्रवाद पे बदले, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बदले। लेकिन एक बात तय होने वाली है नतीजों के बाद, आयुष, सबसे ज्यादा चीज जो तय होगी वो ये होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, अगर ये नतीजे, इसके 50% भी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं आ पाते, या जिस भी तरह की स्थिति में, रीजनल पॉलिटिक्स में कैसे बदलाव होना है। दरअसल हमने क्या बदलाव देखा, हमने ये बदलाव देखा कि रीजनल पॉलिटिक्स में जो दूसरी पार्टी है वो रीजनल मुद्दे लेती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे ले रही है। बिल्कुल। 5 राज्यों का चुनावी रण खत्म हो गया है। महज तेलंगाना में कुछ जगहों पर मतदान जारी है। जो लोग 5 बजे से पहले 106 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान पोल के अंदर, पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच गए थे, सिर्फ वही वोट कर पा रहे हैं और बाकी तमाम जगहों पर वोटिंग खत्म हो गई है। सुपर एग्जिट पोल में इन 5 राज्यों की तमाम समीकरणों को समझेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर किस राज्य में क्या मुद्दा हावी रहा, किसका चेहरा इस बार चला और किसका सिक्का इस बार नहीं चल पाया। आनंद, आपसे समझेंगे। तेलंगाना में फिलहाल कुछ जगहों पर वोटिंग चल रही होगी, लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर था? खास करके हमने एक ट्रेंड देखा है यूपी के इलेक्शन में, जहां एक तरफा वोटिंग हुई थी, अल्पसंख्यक वोट बैंक एक तरफ गया, बंगाल में यही दिखा था, लेकिन तेलंगाना के रण में बीआरएस और साथ ही साथ कांग्रेस के अलावा एमआईएम भी है। वहां पर मुस्लिम वोट बैंक किस तरह से इस बार वोट करते नजर आए? देखिए, अगर बात करें अल्पसंख्यक वोट की, तो लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये तमाम अल्पसंख्यक 3 भागों में बटेंगे, जिसमें से पहला बीआरएस को जाएगा, जिसके खुद चंद्रशेखर इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस को जाएगा और उसके साथ साथ एआईएमआईएम को जाएगा। आप देखेंगे कि तेलंगाना की अगर आप राजनीति समझे तो उसको लेकर बीजेपी इस मामले में इस बार बेहद ही कॉन्फिडेंट है कि उसकी सरकार बनेगी या कहीं अच्छे वोट बैंक लाए जाएंगे। उसका कारण ये है कि 2014 के बाद इतिहास इस चीज़ की गवाही देता है कि जहाँ भी वोट प्रतिशत बटा है, यानी विपक्ष बटा है, उसका सीधा असर बीजेपी ने फायदा उठाया है और यही कारण रहा है कि बीजेपी सत्ता में लगातार 2014 से कई चुनाव जीती चली जा रही है। यही काम होगा जहां हैदराबाद आप देखें, तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां अल्पसंख्यक लीड करते हैं और उनके वोट ही निर्धारित करते हैं कि किसकी जीत और किसकी हार होगी।
लेकिन 2023 के वोट में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव में वो चीजें बट रही हैं। तो बीजेपी इसको लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंट है और यही कारण था, आपने खुद देखा प्रधानमंत्री 3 दिन लगातार तेलंगाना के दौरे पर थे। एचएम अमित शाह दौरे पर गए थे, उसके साथ साथ के लक्ष्मण जो कि ओबीसी के इंचार्ज हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो कि 3 महीने पहले से ही प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे पहले जी किशन रेड्डी थे जो कि खुद राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उनको प्रदेश अध्यक्ष से बुलाया गया था। अब तमाम इन नेताओं को देखें तो एक बड़ा वोट बैंक इनको फॉलो करता है और बिल्कुल, ये 13% मुस्लिम वोट बैंक, 15% दलित वोट बैंक, कितना असर इनका इस चुनाव में दिखता है, ये बड़ा सवाल। केशव, मिजोरम की अगर बात की जाए तो राजस्थान के रिवाज की लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन मिजोरम में भी एक रिवाज है 10-10 साल की सत्ता की। फिलहाल एमएनएफ सत्ता में है और रीजनल पार्टीज के बीच एक लड़ाई का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी भी कितना बड़ा फैक्टर वहां दिख रहे हैं। बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सबसे पहले 7 नवंबर को 40 विधानसभा सीट वाले मिजोरम में मतदान हुआ था, जहां पर 40 विधानसभा सीट पर तकरीबन सभी पार्टी के 174 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे, जिनका जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। 3 दिसंबर को फैसला हो पाएगा। लेकिन 2018 में मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम में चुनाव जीता था और सरकार बनाई थी। जोरमथांगा अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के। और आपने जैसा कि जिस तरह से राजस्थान में प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलती है, ठीक उसी तरह से मिजोरम में भी प्रत्येक 10 साल में सरकार बदलती है। 2018 की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई थी और वहां पर 5 साल से लगातार जो मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा है, और इस बार भी वो बड़े शिद्दत के साथ वहां पर चुनाव लड़े थे। और उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र भी किया था कि आपको पता है कि पिछले साल जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुआ, उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर से मिजोरम चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि मिजोरम एक आदिवासी बहुल और ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा वोटर वहां पे रहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी समर्पित कहा जाता है। बिल्कुल, ना सिर्फ मणिपुर से बल्कि म्यांमार से भी जो प्रवासी वहां पहुंचे थे वो एक बड़ा फैक्टर थे और एक बड़ा मुद्दा भी इसका देखा गया। परिवेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, वोटिंग पैटर्न जो है छत्तीसगढ़ का वो इस बार क्या दर्शाता है? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की वोटिंग अक्सर ज्यादा रहा करती थी विधानसभा चुनाव में, ये पैटर्न देखा गया, लेकिन इस बार कम वोटिंग क्या किसी की दिक्कत बढ़ाता हुआ भी दिख रहा है? देखिए, अगर पूरे चुनाव के परिदृश्य को देख करके कहे तो मामला बहुत दिलचस्प है और बड़ी कांटे की टक्कर है। आप देखिए जिस तरीके से बस्तर का फर्स्ट फेज में चुनाव होता है, जहां 12 विधानसभा सीट थे, तो वहां जो वोटिंग परसेंटेज बम्पर वोटिंग हुई है वो साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक काम कर रहा था। ये पहाड़ी भाग की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैदानी भाग में अगर हम आते हैं तो वहां वोटिंग परसेंटेज उस तरीके से नहीं बढ़ा। जो बस्तर का जो इलाका था, जो आदिवासी बहुल इलाका है, जहां वोटिंग परसेंटेज बदलता, वो उस तरीके का नहीं दिखा। तो इसलिए वो जो एक फैक्टर कहा जाता है, जो राजनीति के धुरंधर मानते हैं इस चीज को कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो वहां एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। सरकार से बस्तर बीजेपी मुक्त है फिलहाल, जहां तक मैं सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर नहीं उतरी। बीजेपी ने पिछले 3 सालों में आदिवासी वोटर्स को साधने की लगातार कोशिश की है, चाहे खुद इसी बार प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना हो, खूंटी पहुंचे, वो भगवान बिरसा मुंडा को याद किया, या फिर जनजातीय दिवस की बात की जाए, गौरव दिवस का ऐलान किया गया था, योजनाओं की भी शुरुआत की गई। कितना बड़ा फैक्टर, छोटा सा रिएक्शन आपका? मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि आदिवासी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव किया है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है और डिसिसिव फैक्टर होगा। कहते हैं कि बस्तर से ही पूरे छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही सत्ता की बयार चलती है कहा जाता है। परिवेश, आप बने रहिए और ब्रेक पर